हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। हिंदी में हम इसे कहते हैं बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। आज की इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो इसकी रचना कैसे की जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स की, इसकी डीमेरिट्स की, और इसे हम कौन से एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्षेप में हम यह कल्पना करते हैं कि हम प्रत्येक अक्षांश के लिए, हर एक जो लैटिट्यूड है हमारा, उसके लिए हम अलग अलग कोण का या अलग अलग शंकु का प्रयोग करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन जब वन स्टैंडर्ड पैरेलल और टू स्टैंडर्ड पैरेलल बनाई थी, तो हमने देखा था कि शंकु का वो हिस्सा जो ग्लोब को छूता है उस पर पूरी तरह मापक शुद्ध रहता है। तो हमने यह कल्पना की कि क्यों ना प्रत्येक अक्षांश के लिए एक एक अलग अलग शंकु बना दिया जाए जो ग्लोब को अलग अलग स्थानों पर छुएगा, ताकि उन सभी अक्षांशों का जो मापक है वो शुद्ध हो जाए। और इसी के आधार पर हमने इसका नामकरण भी किया है बहुशंक्वाकार, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा शंकु का प्रयोग, या पॉलीकोनिक यानी कि एक से ज्यादा कोण का जिसमें प्रयोग किया गया हो। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिसके लिए हमें इसकी रचना करनी है। Draw a polyconic projection when the RF is 1 into 200 million and the latitudinal interval is 15 degree and longitudinal interval is 30 degree। हम एक पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन की रचना करेंगे जिसका प्रदर्शक भिन्न है 1 अनुपात में 200 मिलियन, तथा जिस पे लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का इंटरवल है 15 डिग्री और 30 डिग्री। सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं उस ग्लोब का जिसके ऊपर हमें ये शंकु लगाने हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला रहता है आर एफ, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, गुना में एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमारे इस केस में आर एफ है हमारा 1 अनुपात में 200 मिलियन, तो हमने आर एफ की जगह पे लिख दिया 1/200 मिलियन गुना में एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ, जो हम सेंटीमीटरों में अगर निकालते हैं तो वो होता है 640 मिलियन। तो ये हमने 640 मिलियन कर दिया। तो हमारे ग्लोब का अर्धव्यास आ गया 3.2 सेंटीमीटर। यहीं पर मैं आपको दो कल्पना और करके दिखा रहा हूँ, दो कैलकुलेशंस, वो आपको आगे इस्तेमाल करनी है। तो उसे आप याद रखना कि हमने कैसे कैलकुलेट किया था। एक है कि अगर हमें 30 डिग्री का गैप दिखाना हो इसी आर एफ के ऊपर, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 2 पाई आर का फार्मूला, जो भूमध्य रेखा को की लंबाई निकालने के लिए हमने सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में यूज किया था, वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। टू टू की जगह पे हमने 2 लिख दिया, गुना में पाई, पाई का मतलब है 22/7, गुना में आर, आर यहाँ पर हमारा है 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 गुना में 30/360। तो अगर हमें पूरी भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी होती तो सिर्फ यहीं तक फॉर्मूले से हमारा काम चल जाता 3.2 तक। लेकिन चूंकि सिर्फ हमें 360 डिग्री की नहीं बल्कि सिर्फ 30 डिग्री की निकालनी है, तो हम इसको गुना में 30/360 कर देते हैं। तो आपकी जो 30 डिग्री का जो गैप है वो होगा 1.676 सेंटीमीटर। सेम हम 15 डिग्री के लिए कर सकते हैं। 15 डिग्री के लिए क्या होगा कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हम यहाँ पर 30 डिग्री की बजाय 15 लिख देंगे। तो इसमें जो हमारी गैप आएगा वो यहाँ पर 1.676 था, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 0.838 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमने एक ग्लोब ले लिया जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ग्लोब को हमने नॉर्मली पहले सेंटर में लिया था हर बार प्रोजेक्शन में, इसमें हम थोड़ा नीचे ले रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर हमने कई शंकु दिखाने हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है, तो जिसकी वजह से अगर हम सेंटर में ग्लोब लेंगे तो आपको हेडिंग वगैरह लिखने में दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको थोड़ा नीचे लेंगे ग्लोब को। ये हमने ईस्ट वेस्ट की एक लाइन यानी कि भूमध्य रेखा ड्रॉ कर दी, ये हमने नॉर्थ साउथ की लाइन ड्रॉ कर दी, और इसमें शंकु को दिखाने के लिए हमने इस लाइन को ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया है। अब हम इसके बाद इसमें कोण बनाएंगे 15, 30, 45 डिग्री के, जो कि हमें अक्षांश रेखाओं को दिखाएंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और ये 90 डिग्री की ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कोण बनाए हैं, इन कोण के साथ अब हमें शंकु रखने हैं। तो शंकु पहले हम 15 डिग्री के लिए रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 डिग्री का ये जो कोण है यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे इसके ऊपर। और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद जो लाइन जाएगी उसको ऊपर तक बढ़ा देंगे। और कहाँ तक बढ़ा देंगे, जब तक कि ये हमने जो इस लाइन को नॉर्थ साउथ वाली लाइन को ऊपर तक बढ़ाया था, जब तक कि दोनों आपस में मिल ना जाए। तो ये आपका 15 डिग्री का एक प्रकार से शंकु हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद हमने यही काम 30 डिग्री के लिए करना है। 30 डिग्री पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस जगह पे। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद उस 90 डिग्री के कोण को आप ऊपर तक तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो इस लाइन को छू नहीं जाता। फिर उसके बाद यही काम हम 45 डिग्री के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे
और जो 90 डिग्री की लाइन है उसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। फिर हम 60 डिग्री के लिए यहीं पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और ऐसे इसको मिला देंगे। और फिर हम 75 डिग्री के लिए भी यही चीज़ करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। तो ये हमारे शंकु जो है वो हमने इसके ऊपर अब एक प्रकार से दिखा दिए। अब हम इनको थोड़ा-सा ए और ए डैश से दिखा देते हैं, ताकि ये इसलिए लिखा जा रहा है ए, बी, बी, सी वगैरह, ताकि आपको जब मैं आगे प्रोजेक्शन की रचना करने के लिए बताऊँगा, तो उस दौरान आपको ये वैल्यूज़ को कितनी प्रकार खोलनी है समझने में दिक्कत ना आए। दूसरा हमें बी, बी कर दिया, ये 30 डिग्री के लिए है। सी, सी, ये हमारा सी डैश, ये हमारा 45 डिग्री के लिए है। फिर डी, डी डैश है, ये हमारा 60 डिग्री के लिए है। और फिर ई, ई डैश है, ये हमारा 75 डिग्री के लिए है। तो ये हमने अलग-अलग नाम दे दिए इनको, ताकि जब हम रचना करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री के जितनी हम प्रकार खोलेंगे, जो मैंने अभी पीछे गणना करके आपको दिखाई थी, जिसमें हमारा आंसर आया था 30 डिग्री के लिए 1.676 सेंटीमीटर। 1.676 सेंटीमीटर की आप प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर प्रकार को रखते हुए ये चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ये चाप लगाने के बाद अब आप इस पे टेंजेंट गिराएंगे, जैसे कि ये लाइन है, इसके पैरेलल हम 15 डिग्री से ऐसे, फिर 30 डिग्री से ऐसे, फिर 45 डिग्री से ऐसे करके हम टेंजेंट गिराते जाएंगे। ये इस प्रकार से, ये 30, ये 45, ये 60, ये 75, ऐसे सब के लिए बिल्कुल ये पैरेलल रहनी चाहिए इसके। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है तो इसकी लंबाई पे फर्क पड़ जाएगा और उसकी वजह से आपकी जो प्रक्षेप है वो हो सकता है गलत बन जाए। इसके अलावा हम इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ वगैरह लिख देते हैं। अब हम करते हैं एक भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये लाइन भी आपने जो है थोड़ा नीचे ही ड्रॉ करनी है, सेंटर में नहीं करनी, क्योंकि आपने इसमें भी हमारी प्रोजेक्ट प्रक्षेप जो है वो काफ़ी ऊपर तक बनती है। तो लाइन को आप नीचे ही रखें यहाँ पर। ये एक प्रकार से हमने भूमध्य रेखा की लंबाई को ड्रॉ यहाँ पर किया है। एग्जैक्ट कितनी लंबाई होगी वो अभी हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ हमने पहले एक सरल रेखा यहाँ पर दिखा दी। इसके ठीक सेंटर में हम यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये लाइन। अब हम क्या करेंगे, 15-15 डिग्री के यहाँ पर हमें निशान लगाने हैं, जो कि अक्षांश रेखाओं को बताएंगे। वो अक्षांश रेखाओं का 15 डिग्री का कितना गैप होगा वो भी मैंने अभी आपको पीछे कैलकुलेशन करके बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो रहेगा 0.838 सेंटीमीटर। उतनी प्रकार खोलेंगे और आप यहाँ पे प्रकार रखते हुए उतनी प्रकार खोली जो आपने, उसके यहाँ निशान लगाएंगे। पहले ये 15 डिग्री, फिर ऐसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे आपने ये लाइन निशान यहाँ पर लगा देने हैं। ये लगाने के बाद फिर जो है, अब आपको इतनी प्रकार खोलनी है ए से लेकर के ए डैश जितनी, ए से ए डैश जितनी, इतनी प्रकार खोलने के लिए ये 15 डिग्री की गैप है। आप मतलब एक प्रकार से आपने जो शंकु रखा था उसकी लंबाई है। उतनी प्रकार खोलते हुए आपने उसको यहाँ पर रखना है, यानी कि 15 डिग्री के ऊपर, और यहाँ से रखते हुए पेंसिल से एक निशान यहाँ पर लगाना है। अब आपने प्रकार को नोक वाला हिस्सा यहाँ ले आना है, पेंसिल को यहाँ ले आना है, और वहां पर नोक रखते हुए पेंसिल से आपने ऐसे करके एक चाप लगानी है। ये आपकी बन गई है 15 डिग्री अक्षांश की चाप। अब आपने बी और बी जितनी, ये वाली जो लाइन है, यानी कि 30 डिग्री की जो शंकु है उसकी लंबाई जितनी प्रकार खोलनी है, तो उसको आपने यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर रखने के बाद आपने, ये ए डैश ही हो गया। अब आपने बी जितनी यहाँ से, बी बी डैश जितनी प्रकार खोली, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और यहाँ पर एक निशान लगा दिया। बाद में अब आपने प्रकार की नोक को यहाँ ले आना है, पेंसिल को यहाँ ले आना है, और अब इस पे भी आपने एक चाप ड्रॉ कर देनी है। ये आपकी 30 डिग्री अक्षांश की चाप ड्रॉ हो गई। अब हम 45 डिग्री का देख लेते हैं। सी, सी डैश जितनी, इतनी प्रकार खोलते हुए आपने यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ पेंसिल से आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पर और पेंसिल को यहाँ पर रखते हुए आपने एक चाप लगा दी। ये आपकी जो चाप है ये 45 डिग्री की चाप बन गई। फिर अब हमने डी और डी डैश जितनी लेनी है, उतनी प्रकार यहाँ से डी और डी डैश जितनी प्रकार खोलेंगे, यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और एक निशान लगा देंगे। फिर वापस यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखते हुए आप इसकी एक चाप जो है इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी अब जो है 60 डिग्री की चाप आ गई। अब हमें एक 75 डिग्री की चाप और लगानी है। 75 डिग्री की चाप के लिए हम जो है इतनी प्रकार ई, ई जितनी खोलेंगे, ई, ई डैश जितनी, इतनी प्रकार, और यहाँ पे रखते हुए हम पेंसिल का एक निशान लगा देंगे। और यहाँ पे फिर प्रकार की नोक रखते हुए यहाँ पेंसिल को रखते हुए एक हमने जो है एक सर्कल, सेमी सर्कल यहाँ पर लगा, ये चाप लगा दी है। तो अब ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, 90 डिग्री जो है, यहाँ से 15 डिग्री के जितनी एक गैप और लगा करके आप निशान लगा देंगे तो वो आपका 90 डिग्री का निशान हो
हो जाएगा। 90 डिग्री इसके अंदर एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। तो ये सब में 15-15 का गैप है। तो ये जितना गैप यहाँ पर था, यहाँ पर था, उतना ही गैप हमें यहाँ पर रखना है। अब हमें लगानी है कि जो हमें देशांतर रेखाएं बनानी है उनका गैप कितना कितना होगा, वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि 0 डिग्री के ऊपर जो है इतनी प्रकार खोलते हुए 30 डिग्री जितनी, ये लगभग 1.676 ही खुलेगी क्योंकि उसी की आपने चाप लगाई थी। तो 0 डिग्री पर ये उतनी ही लंबाई रहेगी। उतनी प्रकार खोलते हुए आपने 6 निशान लगाने हैं यहाँ पर इस रेखा के ऊपर जो कि भूमध्य रेखा है। ये 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री वेस्ट। अब ईस्ट में भी हम ऐसे ही लगाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। कितनी प्रकार खोली थी, 0 डिग्री पर इतनी प्रकार हमने खोली थी। और ये हमारे 6 निशान वेस्ट में लग गए, 6 निशान ईस्ट में लग गए। अब हम 15 डिग्री के लिए यही निशान लगाएंगे। 15 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, अब आप इतनी प्रकार खोलेंगे। ये 15 डिग्री का जो कोण है हमारा, यहाँ पर इतनी टेंजेंट जो हमने डाली थी इतनी प्रकार खोलते हुए आपने यहाँ से 6 निशान इस तरफ को और 6 निशान इस तरफ को देशांतर रेखाओं के लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब आप इधर भी इसके बाद आप आ जाएंगे 30 डिग्री पे। 30 डिग्री जितनी ये प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे एक निशान ये लग गया, इसके बाद आपका 2 3 4 5 और 6 इधर भी लगाएंगे आप। 1 2 3 4 5 और 6। फिर अब इस तरीके से आप जो है 45 डिग्री पे आ जाएंगे। तो 45 डिग्री जितनी प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर आप आ जाएंगे 60 डिग्री पर। 60 डिग्री के लिए इतनी प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ऐसे निशान 6 दोनों तरफ लग जाएंगे। फिर अब आपने 75 डिग्री, 75 डिग्री पे क्या आएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी आपको कि प्रकार इतनी खुलेगी नहीं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है जो डिवाइडर होता है उसका इस्तेमाल करें। उसकी दोनों पिन जो है काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं। तो उसमें पेंसिल तो नहीं लगेगी लेकिन ये पिन से आपको निशान जरूर मिल जाएंगे। तो इतनी पिन खोलते हुए आपने इसके ऊपर भी 6 निशान लगा देने हैं दोनों तरफ। फिर आपने अब ये 90 डिग्री था, यहाँ से 90, इसमें 75 में पहली चाप 30 डिग्री की जो थी, फिर 60 में 30 डिग्री की जो चाप थी, फिर 45 में 30 डिग्री की थी, फिर 30 डिग्री में जो 30 डिग्री ईस्ट थी और 15 डिग्री में और भूमध्य रेखा पर थी। इन सबको मिलाते हुए फ्री हैंड से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स को बुलाना मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए मैंने केवल इसको मिला करके आपको दिखा दिया है। आप जब पेंसिल से इसे करेंगे तो आप आसानी से ज़्यादा बेहतर कर्व बना पाएंगे। फिर आपने ये जो है 60 डिग्री की लाइन लगा दी, फिर 120 की, फिर 100, ये 30 डिग्री की, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180। इनमें सब में आपने इन बिंदुओं को मिलाते हुए चले जाना है फ्री हैंड से ऐसे करके। ठीक है। फिर आप इसमें ईस्ट में भी इसी तरीके से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 और 180 डिग्री। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत स्मूथ आपको नहीं दिख रही होंगी, इसका कारण है कि मैं पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ, उसमें ये कर्व इससे ज़्यादा लगानी संभव नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली कैसी बन करके दिखेगी वो मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर दिखा दूंगा। इसके बाद हम इस पे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180 डिग्री ईस्ट। और इस तरफ भी हम लगा देंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180 डिग्री वेस्ट। यहाँ पर आप 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री नॉर्थ भी लिख देंगे। ऊपर आ जाएगा आपका हेडिंग पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन, नीचे आप लिख देंगे आरएफ वगैरह। ये प्रक्षेप बनने के बाद लगभग आपकी ऐसी दिखाई देगी। ये देखिए आपके पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन, इसमें 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 भी हमने मेंशन कर दिया। नीचे आरएफ आ जाएगा। तो ऐसी प्रक्षेप आपकी फ्री हैंड से जब आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपने अगर ठीक निशान लिए हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी प्रक्षेप आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि इसमें भूमध्य रेखा को छोड़ दें और ध्रुव को छोड़ दें। भूमध्य रेखा एक सरल रेखा के रूप में है और ध्रुव एक बिंदु के रूप में है। उन दो को छोड़ दें तो बाकी की जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं थी, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 75, सभी की सभी जो है वो आर्क ऑफ सर्कल है। यानी कि पूरा सर्कल नहीं है लेकिन सर्कल का कुछ भाग एक चाप के रूप में हमने इस्तेमाल किया है, जिनके केंद्र सबके अलग अलग थे। केंद्रीय नहीं है इस बार, ये सबके केंद्र अलग अलग थे। दूसरा, भूमध्य रेखा जो है इसके अंदर वो एक सरल रेखा के रूप में दिखाई देती है और जो ध्रुव है वो एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। अक्षांश रेखाओं का मापक सभी जगह शुद्ध है
और उसकी वजह है बड़ी स्पष्ट कि हमने अलग-अलग शंकु की कल्पना की है और वो अलग-अलग शंकु ग्लोब पर अलग-अलग जगह पे छूते हैं और जहाँ पर भी वो छूते हैं वो मापक शुद्ध होता है। तो 15 डिग्री के लिए हमने अलग शंकु बनाया था, 30 डिग्री के लिए अलग शंकु बनाया था, जिसकी वजह से कि हमारे जितने भी अक्षांश रेखाएँ बनी हैं, उनका सबका मापक बिल्कुल शुद्ध है। केंद्रीय देशांतर, अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो केंद्रीय देशांतर बिल्कुल शुद्ध है, उसका मापक बिल्कुल ठीक है। लेकिन केंद्रीय देशांतर से जैसे-जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपने देखा था कि जो देशांतर रेखाएँ हैं, वो काफ़ी बड़ी होती चली जाती हैं, बहुत फैलाव आ जाता है उसके अंदर। यानी कि वो सामान्य के साइज़ से उनका मापक काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए बाहर की तरफ जाने पर ये प्रक्षेप जो है ज़्यादा शुद्ध नहीं रहती। तो केंद्रीय देशांतर रेखाएँ और जितनी हमारी अक्षांश रेखाएँ हैं, वो आपस में जो छूती हैं वो लगभग 90 डिग्री पे छूती हैं, लेकिन जैसे ही हम केंद्रीय देशांतर से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर देशांतर रेखाएँ जो वो एक-दूसरे को जो काटती हैं, वो 90 डिग्री से थोड़े छोटे कोण पर काटती चली जाती हैं। इस प्रक्षेप में कोई भी विशेष गुण नहीं है। इसमें 2 ही गुण थे, क्या थे? एक तो कि इसका अक्षांश रेखाओं का मापक हर जगह शुद्ध है और केंद्रीय देशांतर का मापक भी शुद्ध होता है। इसके अलावा ये ना तो समक्षेत्रफल है, ना समदिशा है, ना समदूरस्थ है, कोई इसमें विशेष गुण नहीं। अब अगर हम बात करें कि ये किस क्षेत्र के लिए शुद्ध है, तो क्षेत्र तो हमारा जो है कोई भी अक्षांश रेखा के साथ-साथ कोई चीज़ें दिखानी हो या केंद्रीय देशांतर के साथ आप कोई भी चीज़ दिखाते हैं, तो वो आप इसमें ठीक-ठाक दिखा सकते हैं। टोपोग्राफिकल शीट जो होती है वो एक छोटे एरिया के लिए बनती है, जिसमें कि केंद्रीय देशांतर शुद्ध होना चाहिए और अक्षांश रेखाओं का मापक शुद्ध होना चाहिए। वो अगर शुद्ध है तो आपकी टोपोग्राफिकल शीट बढ़िया बनती है। तो नॉर्मली टोपोग्राफिकल शीट्स बनाने के लिए हम पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि वो छोटे क्षेत्र के लिए होती है। तो छोटे क्षेत्र में जो हमारी देशांतर रेखाओं में बाहर की तरफ जाने पर अ, मापक में वृद्धि होती चली जाती है, उसका इफ़ेक्ट टोपो शीट पर नहीं पड़ता। क्योंकि टोपो शीट का जिसकी भी एरिया की हम टोपो शीट बना रहे हैं, उसका जो देशांतर है सेंटर वाला, वो हम केंद्रीय देशांतर बना देते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जो देशांतर रेखा है वो भी शुद्ध हो गई और अक्षांश रेखाएँ पहले से ही शुद्ध थी। तो टोपोग्राफिकल शीट्स बनाने के लिए इसको एक बेहतर प्रोजेक्शन माना जाता है। इसके अलावा इस प्रक्षेप का प्रयोग हम ऐसे क्षेत्रों को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, जिनका विस्तार 90 डिग्री पूर्व या 90 डिग्री पश्चिम की तरफ है, उनको भी हम यहाँ दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ तक जाने पर अभी बहुत ज़्यादा जो हमारे मापक में वृद्धि हो रही है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है देशांतर रेखाओं में। 90 डिग्री से और 180 डिग्री की तरफ जाएँगे किसी भी तरफ में, चाहे ईस्ट में जाए, चाहे वेस्ट में जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो 90 डिग्री ईस्ट से आगे और 90 डिग्री वेस्ट से भी आगे, वहाँ पर आप इसका प्रयोग ना करें, तो बेहतर है। इसके लिए लेकिन हम एक तरीका निकालते हैं कि अगर हमें मान लीजिए 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की भी कोई चीज़ दिखानी है, कोई एरिया ऐसा दिखाना है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ वाले 90 और 180 डिग्री के बीच में कोई भी जो हमारा देशांतर है, उसको हम केंद्रीय देशांतर पर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि फिर वो चीज़ केंद्रीय देशांतर पर जब आ जाती है, तो उसमें वो सारे जो केंद्रीय देशांतर का मापक शुद्ध है और जो अक्षांश रेखाओं का मापक शुद्ध है, वो सारी फीचर्स फिर उसके अंदर भी आ जाती हैं। तो उसकी तरीके से हम अन्य अक्षांशों के लिए और अन्य देशांतर रेखाओं के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन जो सभी लगभग पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन के अलावा आपने सिंपल सिलिंड्रिकल में भी देखा था, सॉरी सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन में भी देखा था आपने और बॉन्ड्स प्रोजेक्शन में भी देखा था कि इसमें एक समय में केवल हम एक ही गोलार्ध को दिखा सकते हैं। दोनों गोलार्ध को एक समय में दिखाना इसमें संभव नहीं होता। दूसरा कि केंद्रीय देशांतर से जैसे-जैसे हम दूर जाते जाते हैं, तो वहाँ पर जो है इसके मापक में देशांतर रेखाओं की वृद्धि होती चली जाती है। जिससे कि आप दूर वाले जो देशांतर हैं उन पर आप कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं दिखा सकते, उनमें बहुत ज़्यादा विकार आ जाएगा। तीसरा है कि इसकी रचना अन्य प्रक्षेपों की तुलना में थोड़ी-सी मुश्किल है। ये हमने देखा ही था कि आपको बहुत सारे शंकु बनाने पड़े थे, बहुत सारे टेंजेंट डालने पड़े थे, फिर अलग-अलग जगह से प्रकार को इस्तेमाल करना पड़ा। तो आप सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड या 2 स्टैंडर्ड पैरेलल से अगर तुलना करें तो इसकी प्रक्षेप की रचना काफ़ी मुश्किल थी। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें कोई विशेष गुण नहीं है। ये तो है कि जितनी भी आपकी अक्षांश रेखाएँ हैं उनका मापक शुद्ध है, केंद्रीय देशांतर का मापक शुद्ध है, लेकिन ये ना तो समक्षेत्रफल है, ना शुद्ध दिशा है, ना ही इसमें आकृति शुद्ध होती है, तो ऐसा कोई विशेष गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।